हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी, जिसमें आज करते हैं क्लास 7 का हिंदी का एक पेपर। सबसे पहले आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, ध्यान से पढ़ना है, फिर करना है। एक जंगल में पारिजात का एक पेड़ था। पारिजात का कोई मुकाबला नहीं था, उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, उसका रंग रूप निराला था। पारिजात को जो अपने गुणों का पूरा पूरा पता था, नीले आसमान में सिर उठाए इस शान से खड़ा रहता मानो पेड़ों का सरताज हो। जब बाहर के दिन आते तो पारिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता। लगता है मानो किसी ने आकाश से सारे तारे तोड़कर पारिजात की शाखाओं पर टांग दिए हो। नन्हे फूलों से झिलमिलाता पारिजात जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदन बन जाता। चुंबक की तरह पारिजात सबको अपनी तरफ खींचता, जिसे देखो वही पारिजात की तरफ भागता। सतरंगी शाले ओढ़े चटकीली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर पारिजात का श्रृंगार देखने आती और जाते जाते फूलों को खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती। तो यहाँ ये पारिजात के पेड़ की सुंदरता का बखान करते हुए एक अपठित गद्यांश है। तो जंगल में किसका पेड़ था? हमने अभी पढ़ा, पारिजात का पेड़ था। पारिजात अपने आप को स्वयं क्या समझता था? पेड़ों का सरताज। तितलियां क्या करती थी? तितलियां अपने उसके फूलों का पराग ले जाती थी। इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? पारिजात पेड़ों का सरताज। अब एक और अपठित गद्यांश काव्यांश सॉरी। बात सभी ने यह है मानी, हवा सुबह की बड़ी सुहानी। सदा ताजगी देती है यह, आलस को हर लेती है यह रोगी न होने देती, तनिक न सेहत खोने देती। सुबह सैर पर जाकर देखो, हवा निराली पाकर देखो। अगर सैर पर नित जाओगे, अच्छी सेहत तुम पाओगे। तो इस कविता में किसका गुणगान किया गया है? सुबह की ताजगी भरी हवा का। सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है कि सुबह की ताजगी जो हवा होती है वो ताजी होती है, वह स्वास्थ्य को अच्छा रखती है, अच्छी सेहत देती है। उपरोक्त सभी। सुबह सैर पर जाने से क्या लाभ मिलेगा? आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। इस कविता का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो सुबह की सैर। हवा, हवा का पर्यायवाची क्या होगा? हवा होता है अनल और पवन। अब मुहावरा है, दबे पांव भागना मतलब चुपचाप भाग जाना। नील जमा आब का आपको संधि बताना है, किसका क्या होगा? तो नील जमा आब, नीलाभ। सिंहासन का संधि विच्छेद करना है, तो सिंह जमा आसन, सिंहासन। दुर्गंध में कौन सा उपसर्ग है? तो दु जो शब्द है वो उपसर्ग है। लोहा लेना मतलब मुकाबला करना। इंतजाम का आपको पर्यायवाची लिखना है, तो इंतजाम मतलब व्यवस्था करना, इंतजाम करना। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? भूधर, भूधर हम कहते हैं पर्वत को, ठीक है। निम्नलिखित शब्द में आय, आय का विलोम शब्द क्या होगा? आय व्यय, मतलब हमारी जो आय होती है उसका। अब है वसंत और बाल महाभारत। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी और ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। तो ये आपकी बुक से ही है। अब इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको हमें करना है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो वीर कुंवर सिंह जी के पाठ से लिया गया है। कुंवर सिंह रियासत की जिम्मेदारी कब संभाली? अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में। भारतीयों को कहां पर महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया? भारतीयों को अपने ही देश में ऊंची और महत्वपूर्ण नौकरियों से वंचित कर दिया गया। कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से क्या लेने का संकल्प किया? लोहा लेने का, मतलब सामना करने का। अत्याचार एक शब्द आया, इसका आपको सही संधि विच्छेद करना है, तो अत्याचार बनता है अति जमा आचार को मिलाकर, ठीक है। अति जमा आचार मतलब अत्याचार। एक और है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमंगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ मुमड़ बहीदस से आया, दामिन दम के झर लावन को। नन्नी नन्नी बूंदन में हा बरसे,
शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीराबाई का चैप्टर है ये। जो प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है भोर और बरखा से। प्रस्तुत पद्यांश के कवित्री कौन है? तो मीराबाई अपने मन के भाव को प्रकट करती हुई इस कविता की रचना करती है। सावन में किसका मन भावन हो रहा है? तो सावन में मीराबाई का मन भावन हो रहा है। दामिन दमके, दामिन होती है बिजली और दमकना होता है कड़कना, तो बिजली के कड़कने को कहा गया है दामिन दमके। सावन में क्या होता है? बारिश होती है, बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, ये सारी चीजें होती हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न उत्तर के ऊपर। सो खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं और फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? तो आज हम देख रहे हैं ना कि खाना पीना कितना बदल रहा है, आधुनिक जीवन शैली हमारी बदल रही है। सो लोगों को खाने के लिए विविध प्रकार के व्यंजन आसानी से उपलब्ध है। जोमेटो कर दो, आप कुछ भी कर दो, आपके पास जो भी खाना है वो आपके पास आ जाएगा। तो फास्ट फूड और पैकेज फूड ने इस समय की बचत की है और कामकाजी लोगों के लिए सुविधाजनक विकल्प प्रदान किए हैं। लेखक इस बदलाव को लेकर इसलिए चिंतित है क्योंकि यह स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं कि जो चीज फटाफट आपके पास आ रही है, क्या आपको पता है कि कितने दिनों से उसके फ्रिज में रखी हुई थी? तो ये हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। कुब्जा कौन थी? उसका स्वभाव कैसा था? तो कुब्जा तीसरी मोरनी थी। नीलकंठ और राधा के बाद वह घर में रहती थी। उसका स्वभाव बिल्कुल खराब था। उसने राधा के अंडे भी फोड़ दिए, राधा को घायल भी कर दिया। वह नीलकंठ को और किसी के पास ना जाने देती थी और सभी उससे बहुत तंग थे। तो कुब्जा ऐसी मोरनी थी। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। तो कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। जैसे उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कार्यकुशलता और वीरता के आधार पर सैनिकों को उच्च पदों पर रखा जाता था। जैसे इब्राहिम खान, किफायत हुसैन, मतलब वो ये नहीं कहते थे कि धर्म से आप पहचान होगी, नहीं, जो आपके अंदर काबिलियत है, जो आप जिस कार्यकुशलता में कुशल है, आपकी उससे आपकी पहचान होगी। गांधी जी छैनी हथौड़े बसूले क्यों खरीदना चाहते थे? क्योंकि गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार छैनी, हथौड़े, बसूले इत्यादि इसलिए खरीदना चाहते थे क्योंकि वे अहमदाबाद के आश्रम की स्थापना कर रहे थे और लोगों को रोजगार मिले, वो ये भी चाहते थे। दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। सो मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? क्यों? क्योंकि मीरा को सावन बड़ा अच्छा लगता था। ये मौसम में बारिश होती है जो उसे प्राकृतिक सौंदर्य, प्रेम की याद दिलाती है। सावन का मौसम प्रेम, भक्ति का प्रतीक है और मीरा की भक्ति भावनाएं इसे और भी मन भावन बनाती है। तिनके वाली घटना से कवि को क्या प्रेरणा मिली? तो तिनके वाली घटना से कवि को ही क्या, हमें भी प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक तिनके ने हमें बेचैन कर दिया और हमारी औकात बता दी। उन्हें यह बात भी समझ में आ गई कि उन्हें परेशान करने के लिए एक तिनका ही काफी है। ठीक है। बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लालजी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती है? तो यशोदा बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है। वे कहती है कि माखन रोटी तैयार है, गौवे भी उनके इंतजार में है। पंक्ति माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे का आशय कि श्री कृष्ण ने माखन रोटी हाथ में ले ली है और वे गौओं की देखभाल करने वाले हैं। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? तो एक तिनका कविता में हरियोध जी ने उस समय की घटना का वर्णन किया जब कवि अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा। उसके इस घमंड को एक छोटे से तिनके ने चूर चूर कर दिया। उस छोटे से तिनके के कारण कवि की नाक में दम हो गया था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने के संबंध में युधिष्ठिर को क्या बताया? अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है।
ठीक है। शुद्ध धृतराष्ट्र ने प्रतिमा को भीम समझकर क्या किया, जब उसने सुना ना कि धृतराष्ट्र ने कि उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है, और जब जो पांडव है और श्री कृष्ण के साथ उनसे मिलने आते हैं, तब धृतराष्ट्र के एकदम से गले लगने जाते हैं भीम, पर श्री कृष्ण उसको इशारा करते हैं कि आप मत जाओ, क्योंकि अभी धृतराष्ट्र बिल्कुल गुस्से में है। तो उनके आगे एक लोहे की, मतलब एक मिट्टी का या पता नहीं किस चीज की एक मूर्ति थी, उसको रख देते हैं, और जब धृतराष्ट्र उसको अपने गले लगाते हैं तो इतने जोर से दबाते हैं कि जो प्रतिमा है वो चूर चूर हो जाती है। तो वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर जो ही छाती से लगाया, त्यों ही उन्हें याद आ गया कि मेरे कितने ही प्यारे बेटे को इस भीम ने मार डाला है। और इस विचार के मन में आते ही धृतराष्ट्र क्षुब्ध हो उठे और उसे जोरों से छाती से लगाकर कस लिया और प्रतिमा चूर चूर हो गई। कीचक कौन था और उसका वध किसने किया? तो रानी सुदेक्षणा का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था, और अपने कुल के लोगों के साथ कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। भीमसेन ने कीचक का वध कर दिया। राजा विराट के यहाँ पांडव भेष बदलकर किस किस नाम से रह रहे थे? तो आपको पता होगा कि जो भीम है वो बल्लभ नामधारी रसोइये का, ठीक है, और जो युधिष्ठिर है वो कंक नामधारी ब्राह्मण बनकर राज्य की सभा में दैत्य और खेल खिलाने का काम स्वीकार किया। अर्जुन ने बृहनलला नामधारी नृत्य शिक्षक का, और नकुल ने ग्रंथिक नाम से अश्वाध्यक्ष का, और सहदेव ने तंतिपाल नाम से गो संख्यक का काम अंगीकार किया। ठीक है, आप वैसे भी ले सकते कि युधिष्ठिर ने कंक, और फिर भीम ने वल्लभ, और अर्जुन ने बृहनलला, और नकुल ने ग्रंथिक, और क्या नाम है, सहदेव ने तंतिपाल का काम स्वीकार किया। आप ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने कितने साल तक राज्य किया? तो 36 सालों तक राज्य किया द्वारका में। अब आपको रचनात्मक सृजनात्मक अनुच्छेद और पत्र लेखन करना है। अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को उचित कारण बताते हुए 2 दिन का अवकाश ले लीजिए। तो सबसे पहले आप सेवा में प्राचार्य महोदय ये सब लिखेंगे, विषय लिखेंगे, सविनय निवेदन करके लिखेंगे, यह है कि मैं इस कक्षा की छात्र या छात्रा हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बार बार मुझे बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, महोदय प्रार्थना है कि मुझे इस दिनांक से इस दिनांक तक मुझे अवकाश प्रदान करें, मैं आपकी या आपका अति आभारी रहूंगी, आपका आज्ञाकारी शिष्य और आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ओके, फिर अपना नाम लेके इसको क्लोज कर देना है। मित्र के कक्षा में प्रथम आने पर बधाई लिखनी है। तो सप्रेम नमस्ते, आशा है तुम वहां कुशल होंगे, मैं तुम्हें परीक्षा में प्रथम आने की बधाई देना चाहती हूँ। यह सुनकर हम सबको बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम्हें अपनी कक्षा में सबसे अधिक अंक मिले हैं और पुरस्कार भी मिला है। हमें इस बात की खुशी है कि तुम्हारी मेहनत सफल हुई, तुमने मन लगाकर साल भर पढ़ाई करी, इसलिए तुम्हें यह इनाम मिला। आशा है आगे भी तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करो और अपना जीवन उज्जवल बनाओ। तुम्हारे माता पिता को भी इस बात से बहुत खुशी मिली होगी, उनको मेरा प्रणाम कहना, प्यार सहित अपना नाम। ठीक है, अब अनुच्छेद लेखन है, होली पे लिखेंगे। तो होली पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। हर भारतवासी होली का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। सभी लोग इस दिन अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। होली के रंग हम सभी को आपस में जोड़ता है और रिश्तों में प्रेम और अपनत्व का रंग भरता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, जितना भी आपके दिमाग में क्रिएटिव रचनात्मक शब्द आए उनको एक अच्छी सी माला में रोके और आप उसको लिखिएगा। ये तो सिर्फ आपके लिए एक उदाहरण है। आगे पुस्तकालय आ जाता है। तो पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां हम ढेर सारी किताबें पढ़ सकते हैं, नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे लिए ज्ञान का खजाना है और जहां हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं। पुस्तकालय में हमें न केवल पढ़ाई से जुड़ी किताबें मिलती है बल्कि बहुत सी अन्य रोचक और ज्ञानवर्धक किताबें भी मिलती है। यह हमारे लिए शांति का भी स्थान है जहां हम ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। अब विद्यालय पे लिखेंगे तो हमारा विद्यालय एक मंदिर के समान है जहां हम रोज पढ़ने आते हैं ताकि अपने जीवन में उज्जवल भविष्य प्राप्त कर सके। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पीछे उज्जवल गलत लिखा हुआ है, आप उज्जवल लिखेंगे उ आधा ज वल, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है बेटा। ठीक है, लिखेंगे
उज्जवल भविष्य प्राप्त कर सके। हमारे विद्यालय में सभी को एक समान दर्जा दिया जाता है। हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां पर हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अच्छा देखिए, हिंदी को लिखना, हिंदी को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप हिंदी में बटे बटे नंबर ले, एग्जैक्टली आजकल कोई नहीं देता है, पर आपको मात्राओं का ध्यान रखना है। कोई शब्द किस खूबसूरती से लिखा गया है, उसमें कितने आधे अक्षर हैं, कितने पूरे अक्षर हैं, कैसे उन्हें सही तरीके से बोला जाता है, आपको ये सभी समझ के चलना चाहिए। क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हो, जो आप अभी सीख लोगे पूरी जिंदगी वही चीज चलेगी। तो जब भी हिंदी को पढ़े ना, तो एकदम से पूरे फ्लो में ना पढ़ दे, उसको ध्यान से देख के समझ के पढ़े। कहाँ बिंदी है, कहाँ चंद्र बिंदु है, कहाँ छोटे शब्द है, कहाँ नुक्ता का प्रयोग किया गया है, कहाँ पे आपको विराम दिया गया है, कहाँ पे एक फुल स्टॉप, कहाँ पे पूर्ण विराम लगाया गया है। तो सभी चीज आप देखते हुए चले, तभी हिंदी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जीवन में अनुशासन का महत्व, तो उसके ऊपर लिख सकते हैं कि अनुशासन के द्वारा हम समय प्रबंध और कार्य की नियमितता और स्वस्थ जीवन शैली, संयंत्र सोच का पालन कर सकते हैं। यह हमें अपने आत्मनियंत्रण में मदद करता है, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अनुशासन का पालन करने से हम अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं और अपने जीवन में संतुष्टि, सफलता प्राप्त करते हैं। अनुशासन जीवन में चयनात्मक, स्वतंत्र, समयनिष्ठ, केंद्रित और प्रोत्साहित, संगठित रहने के लिए एक अच्छा आधार स्थापित करता है। इसी तरह एक छात्र के जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन में रहने से समय पर पढ़ाई करने में मदद मिलती है, जिससे हम तनाव मुक्त रहते हैं। मैं अपने सभी इस फ्लैट स्टडी से जुड़े हुए जितने भी प्यारे बच्चे हैं, जितने भी अभिभावक या कोई अध्यापक हमसे जुड़ा हुआ है, मैं अपने पूरे हृदय से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हम पे इतना विश्वास रखते हैं, हमारे वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, हमें बढ़िया बढ़िया सजेशन देते हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और हमें आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।